हम देखेंगे कि कनाडा का जो अधिकांश हिस्सा है वो हिमाच्छादित है, टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ पर झीलों से या घना वन आवरण है, जिसके कारण वहाँ पर हमको रेल मार्ग कम देखने को मिलते हैं। ये जो पूरी भौगोलिक दशाएं हैं वो वहाँ पर रेल मार्ग या रेल पटरियों के निर्माण में बाधक होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर रेल पटरियाँ जो हैं वो बिछाई नहीं जा सकती। हम देखते हैं कि यहाँ पर कनाडा में प्रमुख रूप से 2 रेल मार्ग जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जो कनाडा के दक्षिणी हिस्से में है और वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए की सीमा के समानांतर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, है ना। ये आपके लिए एक अच्छा प्रश्न भी बनता है, पूछ सकता है कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो आपको पता होना चाहिए, कनाडा में ही एक है ब्रिटिश कोलंबिया राज्य, पहले एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था। तो इसका उद्देश्य ये है कि मतलब इस रेल मार्ग को बनाने का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश कोलंबिया राज्य को कनाडा ने कहा भाई कि बाकी सारे राज्य हैं, यही राज्य अलग थलग है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा के अन्य राज्यों की तरह कनाडा में मिलाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ये बात हुई लगभग 1886 में एक समझौता किया गया, जिस समझौते के अंतर्गत इस रेल मार्ग के निर्माण की बात कही गई और उसके अंतर्गत ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा के अन्य राज्यों की तरह कनाडा में मिलाना इसका उद्देश्य था। इसकी दूसरी बात हम देखते हैं कि ये विश्व का सबसे दूसरा लंबा रेल मार्ग है और इसकी लंबाई हम देख रहे हैं लगभग 7050 किलोमीटर इसकी इस रेल मार्ग की लंबाई है। अब हम बात करते हैं ये रेल मार्ग भी जो है वो पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता है, पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से। ये रेल मार्ग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की सीमा के समानांतर हमको देखने को मिलता है। याद कीजिए, इसके पहले हमने देखा था जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 रेल मार्ग पढ़े थे, तो वो कनाडा की सीमा के समानांतर थे। मैंने उस समय भी बताया था आपको कि नीचे आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपको मानचित्र को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर कनाडा की स्थिति है। तो ये जो रेल मार्ग हैं वो जो कनाडा के रेल मार्ग हैं वो यूएसए की सीमा के समानांतर होंगे, और जो यूएसए के जो रेल मार्ग थे वो कनाडा की सीमा के समानांतर थे। ये आपको मानचित्र में बहुत ध्यान से देखना होगा। अब हम बात करते हैं कि इस रेल मार्ग के द्वारा किस टाइप के पदार्थों का परिवहन किया जाता है। तो इसके द्वारा फल है, गेहूं है, सब्जी है, लकड़ी है, और जो खनिज पदार्थों का उत्पादन किया जाता है वो सभी इस रेल मार्ग के द्वारा परिवहन किए जाते हैं। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है, अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ना। तो ये पूर्व में सेंट लॉरेंस को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है, पूर्व में सेंट लॉरेंस और पश्चिम में वैंकूवर। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में जो प्रमुख शहर पड़ रहे हैं, है ना, आइए उनकी हम बात करते हैं। तो हम पहले आपका पड़ गया पूर्व की तरफ जो है वो सेंट लॉरेंस, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं मॉन्ट्रियल है, उसके बाद फिर ओटावा आता है, फिर आगे आपका सडबरी, फिर विनीपेग, और उसके बाद रेजिना होते ही हुए ये वैंकूवर तक की यात्रा पूरी करता है ये रेल मार्ग। अब हम इसके बाद आपका दूसरा हम देख रहे हैं कैनेडियन नेशनल रेलवे या कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, है ना, कैनेडियन राष्ट्रीय जो है वो रेल मार्ग की हम बात कर रहे हैं। तो इस रेल मार्ग के द्वारा वहाँ लकड़ियों का, कच्ची धातुओं का, गेहूं और कोयले का जो है परिवहन इस रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है ना। तो ये हैलीफॉक्स से शुरू होता है और प्रिंस रूपर्ट तक की यात्रा जो है वो पूरी करता है ना। तो इसके बीच में कौन कौन से शहर हमको पड़ते हैं। तो हैलीफॉक्स ये शुरू हुआ
पूर्व की तरफ। फिर आ गया क्यूबेक, क्यूबेक के बाद ये आ जाता है मॉन्ट्रियल, और विनीपेग के पास ये दोनों आपका कौन सा कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग जो है वो मिलते हैं, है ना। फिर विनीपेग, और विनीपेग के बाद फिर एडमंटन, और एडमंटन होते ये प्रिंस रूपर्ट तक की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। प्रिंस रूपर्ट आप देख पा रहे होंगे अलास्का, अलास्का के नीचे ये जो कनाडा है यहाँ पर आपको प्रिंस रूपर्ट की स्थिति देखने को मिल रही है, ठीक है। प्रिंस रूपर्ट, एडमंटन आया, एडमंटन के बाद विनीपेग के पास आपका कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और कैनेडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग जो है वो दोनों मिलते हैं, और उसके बाद फिर अलग अलग धाराओं में, स्ट्रीम में जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये हो गई कनाडा के रेल मार्गों की बात। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के रेल मार्गों की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक ही महत्वपूर्ण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हमको देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग 3586 किलोमीटर है, और ये दक्षिणी सीमा में है। दक्षिणी सीमा में होने के साथ साथ ये सिडनी, पूर्व में सिडनी शहर को पश्चिम में पर्थ से जोड़ता है। अब हम ये देखते हैं, हमने नाम सुना ही है कि यहाँ कालगुरली, कुलगाड़ी जो है वो सोने की स्वर्ण खदानें हैं, है ना। तो ये यहाँ का जो सोना है, ऊन है और फल जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस रेल मार्ग के द्वारा परिवहन की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अपने सफ़र में ये किन शहरों को पार करता है। तो आप देख रहे हैं सिडनी से इसकी शुरुआत होती है इस रेल मार्ग की, पूर्व में सिडनी शहर से। उसके बाद फिर ये सिडनी से जाता है पार्क्स, पार्क से जाता है रोते, उसके बाद फिर ये पहुंचता है पोर्ट अगस्ता, और पोर्ट अगस्ता पहुंचने के बाद ये फिर पहुंच जाता है फॉरेस्ट, और उसके बाद फिर कालगुरली, और कालगुरली फिर कुलगाड़ी होते हुए ये पर्थ तक की अपनी यात्रा को पूरा करता है। अब ये हो गई ऑस्ट्रेलिया के अंतर महाद्वीपीय या अंतर्देशीय जो रेल मार्ग की बात। अब हम देखते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में आपका जो महत्वपूर्ण केप काहिरा रेल मार्ग है वो आपके अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका से लेकर उत्तर में मिस्र के काहिरा तक प्रस्तावित है। प्रस्तावित है कहने का मतलब है कि ये रेल मार्ग जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, अपूर्ण है, और इसका जो निर्माण है वो 3 भागों में किया गया है ना। 3 भागों में हम देखते हैं। ये पहला वाला जो पहला पार्ट है इसका, ये आपके केप टाउन से एलिबो पोर्ट तक का है। उसके बाद फिर हम दूसरा देखते हैं, मकवार से लेकर वादी हैफा तक इसका है दूसरा पार्ट, और तीसरा जो पार्ट है इसका वो आसवान से काहिरा तक होना है। तो पहले ही भाग का जो है उसके बाद इसका निर्माण जो है वो बीच में अधूरा हो गया है, क्योंकि जो बहुत सारे यहाँ पर जलप्रपात और बीहड़ जंगल, घने वनस्पतियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जिसके कारण ये अभी अपूर्ण है। जब ये रेल मार्ग पूरा हो जाएगा तो इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग आपकी 1400 किलोमीटर हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं, हमने अभी तक जितने बात की रेल मार्गों की वो आपके पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व तक फैले हुए थे। अफ्रीका महाद्वीप का ये जो रेल मार्ग है ये हम देख रहे हैं आपके दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। तो अभी हमने बात की कि ये रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका को उत्तर में मिस्र के काहिरा से जोड़ता है। तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है हम देखते हैं। दक्षिण में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन
शहर से ये शुरू होता है। उसके बाद ये किम्बरले पहुंचता है। किम्बरले भी आप जान रहे हैं अफ्रीका की स्वर्ण खदान है। किम्बरले के बाद ये जोहान्सबर्ग, उसके बाद फिर पहुंच गया प्रिटोरिया, उसके बाद बुलवाया। बीच में हमने भी बताया कि इसमें विक्टोरिया, टंगानिका झील आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसके बड़े बड़े जलप्रपात यहाँ पर है, बीहड़ जंगल है। आर्थिक रूप से ये क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको बीच में ये क्षेत्र जो है छूटा हुआ दिख रहा है, अधूरा दिख रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेल मार्ग हमको नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर हम उत्तर की तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद हमको दिख रहा है कोस्टी, उसके बाद फिर है खार्तूम, वादी, हैफा, आसवान होते हुए ये उत्तर में मिस्र के काहिरा तक पहुंच जाता है। तो ये हो गई बात आपके अफ्रीका के जो अंतर्देशीय रेल मार्ग की बात। अब हम आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका और यूरोप पर। दक्षिण अमेरिका के रेल मार्ग के सफ़र में हम देखते हैं कि यहाँ का जो प्रमुख रेल मार्ग का जाल है वो अर्जेंटीना के पंपास और ब्राज़ील के कहवा क्षेत्रों में ही अधिक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ जो प्रमुख रेल मार्ग है वो एक है जो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जिसको हम कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो पूर्व में जो अर्जेंटीना है उसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स से लेकर पश्चिम में चिली तट पर वालपरेजो तक ये फैला हुआ है। ये जो रेल मार्ग है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ना। ये समुद्र तल से लगभग 3485 मीटर ऊंचा है। और एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान देना चाहिए, ये समुद्र तल से 3960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो उस्पालाता दर्रा है ना, उस्पालाता दर्रा से होकर ये एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पंपास का जो गेहूँ है ना, या पशुओं का जो मांस है उसकी बात करेंगे, या जितने भी प्रकार के जो खनिज उत्पाद हैं वो इस रेल मार्ग के द्वारा ले जाए जाते हैं या परिवहन किए जाते हैं। यहाँ पर इनके बीच में, इस रेल मार्ग के बीच में प्रमुख रूप से 2 स्टेशन हमको पड़ते हैं या 2 शहर देखने को मिलते हैं। पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये लगभग 1440 किलोमीटर लंबाई है इस रेल मार्ग की। और हम देखते हैं कि ये वालपरेजो से हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से ये शुरू हो रहा है और उसके बाद ये पहुंचता है सेंटियागो, और सेंटियागो के बाद मेंडोज़ा होते ही ये वालपेरोज़ो तक का जो सफ़र है वो पूरा करता है। ये हो गई दक्षिणी अमेरिका के रेल मार्ग की बात। अब हम ये देखते हैं यूरोप में जो रेल मार्ग है। हमने भी बात की थी कि यहाँ पर यूरोप में रेल मार्ग का बहुत सघन जाल जो है वो बिछा हुआ है, और घनत्व की भी दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक घनत्व रेल मार्गों का कहाँ है? यूरोप में है। और हमने बात भी की थी कि जो सबसे पहले रेल का जो आविष्कार कहाँ पर हुआ था? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी, इंग्लैंड के, उत्तरी इंग्लैंड के। तो ये भी जो है वो यूरोप का ही एक देश है। तो आइए हम बात करते हैं जहाँ से रेल का आविष्कार हुआ है या सबसे पहले जो रेल चली है उसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमको 2 प्रमुख जो हैं रेल मार्ग देखने को मिलते हैं। पहला है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पहले हम इसके महत्व को समझ लेते हैं कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ना, इसका महत्व क्या है। ट्रांस साइबेरियन मतलब पार, मैंने कहा पार साइबेरिया रेल मार्ग है। ये साइबेरिया को
आपका जो एशियाई रूस है उसको यूरोप के रूस के आर पार इसकी जो पार करना, या हम कहें वहाँ तक इसका पहुँच जो है वो निश्चित करना इस रेल मार्ग का उद्देश्य है। और सबसे प्रमुख जो कारण है, हमने अभी इसके पहले बात की थी कि कैनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग हमने देखा था कनाडा का, उसमें हमने देखा था कि वो भी एक समझौते के तहत हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य है उसने ये शर्त रख दी थी कि जब तक उसे वो तब तक राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बनेगा जब तक उसे कनाडा में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब वो कनाडा के पूर्वी राज्यों से जुड़ गया तो उसके विकास के जो आयाम हैं वो और बढ़ गए और विकास के लिए वो एक नई सीढ़ी पार कर लेगा। ठीक उसी प्रकार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रमुख उद्देश्य है उसको एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से जोड़ना, मतलब साइबेरिया को पश्चिमी जो मतलब आपका हम कहें कि यूरोप के में जो रूस पड़ता है, रूस का जो हिस्सा पड़ता है उससे जोड़ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो साइबेरिया है वो पूरी तरह से खनिज संसाधनों से, वन संसाधनों से का एक हम क्या बोलेंगे, एक हब जैसा है। बहुत सारे यहाँ पर भंडार हैं खनिज और वन संसाधन के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा समृद्ध है। तो चूँकि यहाँ पर घना वन आवरण है, वनाच्छादन है ना, जिसके कारण उसका जो विकास है वो उतना अधिक नहीं हो पा रहा है, लेकिन संसाधन जो है वो यहाँ पर हमको बहुत देखने को मिलते हैं और इसी कारण इसको रूस का भंडार या स्टोर हाउस भी कहा जाता है। और इस मार्ग के द्वारा जब इस मार्ग का विकास हुआ तो जो साइबेरिया से हम कह सकते हैं कि कच्चा माल या संसाधनों का जो आयात है वो यूरोपीय रूस की तरफ किया गया और यूरोपीय रूस से जो तैयार माल था उसको एशियाई रूस को निर्यात किया गया। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था जो साइबेरियाई रूस जो है, साइबेरिया जिस रूस को हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, उसका विकास करना या उसको यूरोपीय रूस से उसका क्या बोलेंगे कनेक्शन या उसको जोड़ना। वहाँ से हमने देखा कि यूरोप में सबसे अधिक घना जो है रेल जाल हमको मिलता है, रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। अब इसमें भी यूरोप में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप देख रहे हैं यूरोप के बेल्जियम में सर्वाधिक घनत्व है रेल मार्गों का, जो लगभग 6.5 किलोमीटर प्रति वर्ग में आपको 1 किलोमीटर रेल मार्ग देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जो यूरो टनल चैनल है, सुरंग जो बनाई गई है, वो आपके लंदन को पेरिस से जोड़ती है। लंदन को पेरिस से, कौन? यूरो टनल चैनल या सुरंग। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, हमने कहा कि ये बहुत मतलब सबसे लंबा होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे साइबेरिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो ये प्रशासनिक और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया था और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे वहाँ पर साइबेरिया के विकास के लिए, मतलब वहाँ जो जितने भी खनिज संसाधन है, लकड़ी है, लुगदी है ना, इन सब का जो परिवहन है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उससे तैयार माल को आयात करने के दृष्टिकोण से इसका और ज़्यादा महत्व जो है वो बढ़ गया। अब हम देखते हैं इसकी जो लंबाई है ये लगभग 9,560 किलोमीटर लंबी है ये रेल मार्ग जो है, और ये पूर्व में आपके एशियाई रूस के जो व्लादिवोस्टोक, एशियाई जो रूस है वहाँ के व्लादिवोस्टोक को ये आपके यूरोपीय रूस जो है उसका पश्चिमी भाग सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है, या वहाँ तक की यात्रा इसकी पूरी होती है। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, मैं इसको फिर से बता दूं, मतलब साइबेरिया के आर पार, है ना, इसका अर्थ हुआ। ये रेल मार्ग जो है इसका निर्माण जो है 1891 में शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ।
हम देख पा रहे हैं। उसके बाद 1905 में ये पूरी हो गई, है ना। 1891 इसका निर्माण शुरू हुआ और 1905 में ये पूरी हो गई। सन 1945 में इस रेल लाइन को दोहरी लाइन, जो पहले सिंगल लाइन थी उसको डबल लाइन बनाया गया और साथ ही इसको विद्युतीकृत भी इस रेल लाइन का किया गया, जिससे इसकी गति और क्षमता दोनों ही बढ़ गई। अब हम इस रेल मार्ग का और थोड़ा महत्व देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी कि ये एशियाई रूस है उसको पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। मतलब एशियाई रूस में जितने भी देश पड़ते हैं उनको पश्चिमी यूरोप के देशों से ये रेल मार्ग जो है वो जोड़ता है। साथ ही इस रेल मार्ग की जो और शाखाएं हैं वो यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और चीन तक जाती है ना। साथ ही साथ ये जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था साइबेरिया, उसको समृद्ध किया है इस रेल मार्ग ने। इसकी महत्वपूर्ण जो बात है सबसे। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है ना। तो हमने बताया अभी कि आपके एशियाई रूस का जो पूर्वी भाग है उसका व्लादिवोस्टॉक है, वहाँ से ये रेल मार्ग जो है वो शुरू हो रहा है और उसके बाद फिर खबरोवस्क आगे बढ़ के जाता है। उसके आगे ये जाता है चिता, फिर पड़ता है आपका अंकास्क, फिर पड़ा आपका ओमस्क, फिर ट्यूमिन के बाद फिर ये कजान के बाद रूस की राजधानी और सबसे बड़ा जो नगर हम कहते हैं मास्को होते हुए ये सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता है। और इस यात्रा के दौरान मैंने अभी बताया था कि इसकी लंबाई लगभग 9,560 किलोमीटर होती है ना। ये हो गई ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात। अब यूरोप में ही दूसरा रेल मार्ग आपका महत्वपूर्ण पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस मार्ग। इस रेल मार्ग या इस मार्ग की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि ये 8 देशों को आपस में जोड़ता है। लगभग 8 देश पड़ते हैं इस मार्ग में जिनको ये आपस में जोड़ रहा है। उसके बाद इस रेल मार्ग से जितने भी एशियाई देश हैं और है ना, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, म्यांमार, ये सब को जोड़ने का प्रस्ताव है इन एशियाई देशों को इस रेल मार्ग से। ये रेल मार्ग जो है वो प्रमुख रूप से पेरिस, है ना, फ्रांस में जो है पेरिस जो है उसको ये तुर्की में स्थित इस्तांबुल से जोड़ता है। हम ये कहें कि पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है या हम ये कहें कि फ्रांस को तुर्की से ये रेल मार्ग जो है वो जोड़ता है। कौन सा? आपका ओरिएंट एक्सप्रेस मार्ग। तो ये हो गई आपकी बात पूरे अलग अलग महाद्वीपों में जो रेल मार्ग है उनके वितरण की, कहाँ कैसा और किस स्थिति में है, किस चीज़ों का परिवहन किया जाता है इन रेल मार्गों के द्वारा। अब यदि हम बात करें भारत की, तो हम भारत में स्वतंत्रता के बाद और उसके पहले से भी, मतलब जब सबसे शुरू में लगभग 1853 में जो पहली रेल चली आपकी मुंबई से थाने के बीच में, और इस रेल के चलने के बाद से लगातार आज तक हम देखेंगे तो यहाँ रेल मार्ग का लगातार विकास जो है वो किया जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में लगभग जो माल ढुलाई का कार्य किया जाता है रेल परिवहन के माध्यम से, वो यदि हम 100% मान लें या हम ये कहें कि विश्व का जो भी लगभग 80% माल ढुलाई का काम किया जाता है रेल मार्ग के द्वारा, और यात्रियों को परिवहन करने का जो प्रतिशत है वो लगभग 70% यात्रियों का परिवहन रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गई बात आपके रेल मार्ग की। मैंने
बीच बीच में आपको बताते समय भी ये हिंट किया है कि कौन सी बातें इम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी नोट्स या छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने ही चाहिए, जो आपके 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। यदि हम बड़े प्रश्नों की बात करें तो आपको दिया जा सकता है कि किसी एक रेल मार्ग के बारे में, जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के ही बारे में पूछ लिया कि इसके निर्माण, महत्व और विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो आपको हर एक रेल मार्ग को डिटेल से भी पढ़ना है। हो सकता है वो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन भी उससे आपके बन पाए, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न में। और जो बहुविकल्पीय और 1 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें हमने देखा कि जितने भी हमने रेल मार्ग पढ़े हैं वो उसके संदर्भ में हमको ये जानना ज़रूरी है कि लंबाई तो ठीक है, वो याद रहता है तो बहुत अच्छा है ना। सबसे लंबा, सबसे छोटा, है ना। उसके साथ ही साथ वो रेल मार्ग जो है वो किस स्थान से शुरू होता है और कहाँ तक का सफ़र करता है, और उस रेल मार्ग में पड़ने वाले हमको कम से कम कुछ 4 से 5 स्थानों के नाम तो पता होने ही चाहिए। तो आज की बात हो गई हमारे रेल मार्ग के विषय में।